हेलो स्टूडेंट, शाहिद खान एजुकेशनल एकेडमी में आपका टीचर इंजीनियर उस्मान खान। आपको वेलकम करता हूं मैंने इस चैनल पे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन केमिकल इक्वेशंस। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है, आज आखिरी लेक्चर है। इसके बाद हम एमसीक्यूज और एक्सेस के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। लेकिन जो आज का लेक्चर है ना, वो इस चैप्टर में सबसे इंटरेस्टिंग भी है और कह लेंगे थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो मुश्किल अभी आपको लगेगा देखने में, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स हमने करने हैं। और इसके अलावा जब आप इस लेक्चर को पूरा देख लेंगे तो फिर आपको अंदाजा होगा कि यार ये इतना मुश्किल था नहीं। तो कोई मसला नहीं है, अभी आपको ये छोटी सी वीडियो होगी। तो इसमें हम आपको सब सिखाएंगे कि न्यूमेरिकल्स किस तरह करने हैं, कि जहां पर मोल्स, मोलर मैसेस, रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, इनके बारे में बात हो रही हो। तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ है इसमें हमें क्या बताने की कोशिश की गई है। उसके बाद फिर हम इस यहाँ पर केमिकल इक्वेशन जो है ना इसकी तरफ आएंगे। ओके, सबसे पहले आपने ये देखना है, इसमें लिखा हुआ है कि अ कंप्लीट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन टेल अस द मोल रेशियो और मोलर मास रेशियो बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। विद द हेल्प ऑफ दिस रेशियो वी कैन फाइंड आउट द मोलर masses ऑफ द प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड वी नो द मोलर मास ऑफ द रिएक्टेंट। जितनी बातें यहाँ लिखी है ना पहले पैराग्राफ में, आप चाहे खुद पढ़ लें। ठीक है, मैंने रीड कर लिया, तकरीबन एक लाइन रह गई है, लेकिन वो आप खुद भी कर सकते हैं रीड। मैं ज्यादा ना इसको रीड कर नहीं रहा। अब मैं आता हूँ मेन बात पर, कि यहाँ पर समझाने की कोशिश क्या की गई है। वो हम बात समझेंगे इस रिएक्शन के थ्रू। ये रिएक्शन हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर आप देखें, ये जो साइड है ना, चलिए आप कुछ बातें मैं आपको याद कराता हूँ। हमने कुछ बातें याद रखनी है हमेशा। केमिस्ट्री में जब भी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आए, जब भी आप कहीं पर भी आपको एक केमिकल रिएक्शन लिखा नजर आए, तो आपने कुछ बातें याद कर लेनी है। अब वो बातें ना पॉइंट्स की फॉर्म में मैं आपको याद करवाता हूँ, आपने उसको याद करना है और जनरल रूल के तौर पे याद करना है इसको। ठीक है, हमेशा हमेशा यही रूल होगा हर हर तरह की केमिकल इक्वेशन के अंदर। ओके, नंबर वन बात जो है वो ये है, आपने ना जो एरो के इस तरफ लिखे गए होंगे, जो हमारे लेफ्ट साइड पे जो चीजें लिखी होंगी, उसको हम बोलेंगे कि ये रिएक्टेंट्स हैं। किस केस में? जब हमारे पास एरो सिर्फ एक होगा। जब एरो दो होंगे तो वहां पर हमारा लॉजिक थोड़ी सी चेंज होगी इस केस में। लेकिन अभी आपने कुछ परेशान नहीं होना। यहाँ पर जहां पर आपको एक एरो नजर आएगा, तो आपने कहना है कि जो लेफ्ट साइड वाले हैं ना, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलेंगे इनको? रिएक्टेंट्स। ठीक है, ये बातें पहले भी मैं याद करा चुका हूँ। इस तरफ जो है ना राइट हैंड साइड वाले, इनको हम बोलेंगे कि ये हैं प्रोडक्ट्स। एक बात याद हो गई आपको, कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाले हैं उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो राइट हैंड साइड वाले हैं उनको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। उस केस में जब हमारे पास एरो सिर्फ एक होगा, जिस तरह यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, देख लें यहाँ बना हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। ओके, ये बात आपको तो याद हो गई है। नंबर टू जो हमने बात याद करनी है, वो ये याद करनी है कि हमारे पास ये जो नीचे लिखा हुआ है ना ग्राम्स में, इसको हम बोल रहे हैं मोलर मैसेस। इसको हम बोलेंगे मोलर मैस। जो मोलर मैस यानी कि जो वजन यहां पर होगा, वही वजन प्रोडक्ट्स वाली साइड पर होगा। मैंने क्या बात की है, कि जो मैस यहां पर होगा, वही मैस यहां पर होगा। ना तो इससे कम हो सकता है, ना ही इससे ज्यादा हो सकता है। ओके, आप ना सिर्फ ये देखें एक बात को, एक बात आप याद देखें कि यहाँ पर लिखा हुआ है 100 ग्राम, यहाँ लिखा हुआ है 73 ग्राम्स। ठीक है, अगर हम 100 प्लस 73 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 173। ऐसे ही है ना, 173 ग्राम्स आ जाएगा। तो अब हमने करना क्या? हमने अब देखना है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट वाली साइड पे मैसेज हैं, क्या उनको अगर हम सम अप करें, जमा करें, ऐड करें, तो क्या आंसर हमारा रिएक्टेंट्स वाला आ रहा है क्या नहीं? अब हम देखते हैं। 111 को हम प्लस करें 18 से, फिर प्लस करेंगे हम इसको 44 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 173 ग्राम्स। खुद भी करके देख लें अपने कैलकुलेटर में, और वैसे ही कैलकुलेशन कर लें जहन में जिस तरह मैंने किया, तो आपका आंसर पता लग जाएगा आपको। तो हमने दूसरी पॉइंट नंबर टू हमने ये याद किया कि जितना मोलर मास रिएक्टेंट्स की साइड पर होगा, उतना ही मोलर मास प्रोडक्ट की साइड पर होना चाहिए। ना तो इससे कम, ना तो इससे ज्यादा। तो दो बातें याद कर लिया हमने, रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, और मोलर मास रिएक्टेंट के बराबर होने चाहिए मोलर मास ऑफ प्रोडक्ट के। ये सब बातें हम क्या कर रहे हैं इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर केमिकल इक्वेशन बैलेंस है, ठीक है, और केमिकल इक्वेशन अगर बैलेंस है ना, तो फिर ही वो केमिकल इक्वेशन है। अगर बैलेंस नहीं है तो फिर वो केमिकल इक्वेशन नहीं है, उसमें कोई ना कोई गलतियां होंगी। ठीक है, तो बस इतनी बात याद रखनी है। केमिकल इक्वेशन होगी, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। मोलर मैसेज ऑफ रिएक्टेंट्स वो बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए मोलर मैसेज ऑफ प्रोडक्ट के। ठीक है, यहां तक आपने दो बातें याद कर ली। नंबर थ्री बात हम क्या याद करेंगे, आपने लफ्ज सुना होगा ना मोल्स का। हम मोल्स को पहले एवोगाड्रो नंबर और मोल्स को पढ़ के आ चुके हैं डिटेल से। अभी तक आपने अगर मोल्स वाला लेक्चर नहीं लिया और एवोगाड्रो नंबर वाला लेक्चर भी नहीं लिया, तो ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा बारी बारी करके। पहले एवोगाड्रो नंबर का शो होगा, उसके बाद आपको शो होगा मोल्स एंड मोलर मास का लेक्चर। वो लेक्चर जरूर देखें, वो केमिस्ट्री की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसकी होना बहुत जरूरी है। तो बहरहाल अब हम आते हैं दोबारा अपनी बात पर।
नंबर 3 जो हम बात याद करेंगे ना, वो याद करेंगे कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम का एटम गिवन है, कार्बन का एटम गिवन है, ऑक्सीजन का एटम गिवन है, हाइड्रोजन का एटम गिवन है, क्लोरीन का एटम गिवन है। जो नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड पर होते हैं ना, वो बराबर होने चाहिए नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट के साइड पर। अच्छा जी, यहां पर आप देखें कैल्शियम कितना है इसमें, पूरे पूरे रिएक्टेंट में कैल्शियम कितना है, तो आपका जवाब होगा सिर्फ एक है। ओके, अगर हम प्रोडक्ट की साइड पर हैं, प्रोडक्ट की साइड पर कैल्शियम कितना है, एक है, तो यहां पर भी एक, यहां पर भी एक, बराबर हो गए, बिल्कुल बराबर हो गए। ओके, अगली बात करते हैं हम। यहां पर लिखा हुआ है कार्बन सी, कार्बन एक है। इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर देखें आप कार्बन कितने हैं, आपका जवाब होगा एक कार्बन है। ठीक है, तो इसी तरह आप ऑक्सीजन भी कैलकुलेट कर लें, हाइड्रोजन भी कैलकुलेट कर लें, क्लोरीन भी कैलकुलेट कर लें। जो नंबर ऑफ एटम्स, जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट्स में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट के अंदर होंगे। तो तीन बातें हमने याद कर ली हैं। तो अगर ये तीन बातें याद हो गई हैं, फिर हम चलते हैं चौथी बात पर। वो चौथी बात ये है कि आपको सिर्फ एक बात मैंने याद दहानी करवानी है कि हम बात करेंगे ना जब मोल्स की, तो यहाँ पर देखें 1 मोल है, यहाँ पर देखें 2 मोल्स हैं। ये जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ मोल्स जितने हमारे पास रिएक्टेंट्स के अंदर हों, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स हमारे प्रोडक्ट के अंदर हों। ये जरूरी नहीं है। यहाँ पर तो 1 मोल और 2 मोल, यहाँ पर तो 3 मोल्स हैं, और यहाँ पर भी 1 2 3 3 रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर हैं। लेकिन आपने यह हरगिज नहीं समझना कि नंबर ऑफ मोल्स जितना रिएक्टेंट में होंगे, उतने ही नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट में होंगे। ऊपर नीचे हो सकते हैं, ये बराबर नहीं होते। ठीक है, जिस तरह एटम्स बराबर होते हैं, जिस तरह मोलर मैसेज बराबर होते हैं, उस तरह मोल्स बराबर नहीं होते। बस ये चार बातें आपको याद करवानी थी। अब हम चलेंगे इसके बाद न्यूमेरिकल्स की तरफ। ओके, इसी केमिकल जो इक्वेशन हमें दी हुई है, इसी केमिकल इक्वेशन की बेस पर ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल है। इसको हमने जरा एक बार देखना है, समझने की कोशिश करनी है। टोटल 4 न्यूमेरिकल्स हैं, चारों के चारों जो है ना हम अभी ही करेंगे। ठीक है, ओके जी। पहला वाला हमसे क्या कहता है, 25 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन होता है CaCO3, ये पढ़ के आया ना यहाँ पर CaCO3। 25 ग्राम्स ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट विद एन एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ओके, ये नजर आ गया हमें कि यहाँ एक मिनट, यहाँ अगर आप देखें कि ये लाइमस्टोन रिएक्ट हो रहा है किससे, HCl से। ओके, अकॉर्डिंग टू द अबव इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड, कितना कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 विल बी प्रोड्यूस, कितना कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस होगा। यह आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर आपने ये नहीं देखना कि यहाँ पर हमने एक कर लिया रिएक्टेंट्स, तो प्रोडक्ट में हमें नजर आ रहा है 111 ग्राम्स कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने गौर करना है, यहाँ उसने बात की है कि CaCO3, CaCO3 यहाँ पर 1 मोल की फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका मोलर मास अपना 100 ग्राम है। CaCO3 का अपना मोलर मास 100 ग्राम है, लेकिन यहाँ पर हम एडिशनल एक और चीज ऐड कर रहे हैं जो कि 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन है। ठीक है, बात को समझने की कोशिश करनी है आपने। हम यहाँ पर 100 ग्राम नहीं ले रहे हैं CaCO3, यहाँ पर हम ले रहे हैं 25 ग्राम ऑफ CaCO3। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। CaCO3 का अपना जो मोलर मास है ना, वो 100 है। ठीक है, तो हम 100 ग्राम नहीं ले रहे। अगर तो हम 100 ग्राम ले लेंगे ना, 100 ग्राम मोलर मास होता है CaCO3 का, अगर हम यहाँ 25 की जगह 100 ले लेंगे, फिर हमारा आंसर 111 ही आने लगा है। ठीक है, लेकिन लेकिन यहाँ उन्होंने कहा है कि आपने 100 ग्राम नहीं लेना, बल्कि कितना लेना है, 25 ग्राम लाइमस्टोन लेना है। ये बात पिक करने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। डाटा में हमारे पास क्या गिवन है, मैस ऑफ CaCO3 जो कि 25 ग्राम है। ठीक है, 25 ग्राम गिवन है हमें। ओके, उसके बाद ये है मोलर मास ऑफ CaCO3, अभी हम देख के आए थे 100 होता है। ठीक है, मोलर मास ऑफ CaCO3 100 होता है, लेकिन आपने ना ये वैसा रटा नहीं लगा लेना कि मोलर मास CaCO3 का तो 100 ही होगा। आपको ना इनके एटॉमिक मैसेज आने चाहिए। पता ना, एटॉमिक मैसेज के बारे में मैं बहुत जिक्र कर चुका हूँ पहले से ही। एटॉमिक मैस आपको आने चाहिए। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ। अगर हम Ca की बात करें ना, तो एक मिनट, Ca का जो एटॉमिक मास होता है ना, Ca होता है कैल्शियम। ठीक है, इसका एटॉमिक मास होता है, वो होता है 40 40। और अगर हम बात करें कार्बन की, कार्बन होता है 12 12, और ऑक्सीजन होता है हमारे पास 16। ठीक है, यहाँ पर O3 लिखा हुआ है, तो 16 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे हम। समझ आ रही है बात की। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 40 + 12 प्लस, अगर 16 को मल्टीप्लाई बाय 3 करें हम, 3 से क्यों करें, क्योंकि यहाँ पर 3 लिखा हुआ है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन को जब मल्टीप्लाई बाय 3 कर देंगे, यानी कि 3 आइटम्स ऑक्सीजन के हैं, तो फिर हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, हमारे पास जो है ना आंसर हो जाएगा 48। ओके, अगर हम 40 को जमा करें 12 से, और फिर हम करें 48 से जमा इसको, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100 100। ठीक है, 100 ग्राम पर मोल, अगर मोलर मास की बात करें तो।
ये बात समझ आ रही है ना? बस CaCO3 का हमने कैल्शियम का एटॉमिक मास देखा, कार्बन का देखा और ऑक्सीजन का देखा, और ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ एटम्स 3 थे ऑक्सीजन के। तो ये मोलर मास हमारे पास आ गया 100। डाटा की तरफ हमने नजरसानी कर ली है। थोड़ा सा मैं इसको रेस करूं फिर करते हैं आगे। अब जो हमें रिक्वायर्ड है, अच्छा एक चीज और भी है कि मोलर मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, यहाँ लिखा है ना हाउ मच CaCl2 विल बी प्रोड्यूस्ड। तो आपको कैल्शियम क्लोराइड का मोलर मास आना चाहिए। रिएक्शन में तो लिखा हुआ 111 ग्राम, लेकिन आपको रिएक्शन पेपर में लिखा नहीं आएगा, आपने खुद बनाना भी है रिएक्शन को ये। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखना आपने कि मोलर मास ऑफ CaCl2 क्या होता है। तो वो 111 ग्राम होता है। सेम वही प्रोसीजर है, इसका एटॉमिक मासेस आने चाहिए, कैल्शियम का आना चाहिए, क्लोरीन का आना चाहिए। तो क्लोरीन 2 में है तो क्लोरीन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे हम। ठीक है? तो कैल्शियम का 40 हो जाएगा, हम इस तरह लिखेंगे ना। हमने कैलकुलेट करना सीखे थे ना पिछले लेक्चर्स के अंदर कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। वही मोल्स और मोलर मास वाले लेक्चर अगर आप देख लें तो आपको निकालना मसला नहीं होगा। कैल्शियम का मैंने 40 लिख दिया, फिर जमा करूंगा। क्लोरीन 2 है, क्लोरीन का होता है 35.5, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा 111। ये कैलकुलेटर करके देख लें, आपका आंसर आ जाएगा ये। ओके जी। अब जो हमने फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है मैस हाउ मच कैल्शियम क्लोराइड हाउ मच, यानी कि मैस फाइंड करना है इन ग्राम्स। कैल्शियम क्लोराइड का हमने मैस फाइंड करना है जिसका मोलर मैस हमारे पास यहाँ पर गिवन है। तो डाटा में क्या गिवन है, 3 वैल्यूज गिवन है, और आपने निकालना क्या है वो भी हम टू फाइंड के अंदर लिख लेंगे कि हमने मैस ऑफ CaCl2 निकालना है। तो परेशानी तो नहीं है अभी तक। अब चलते हैं आगे, मेन जो काम है करने वाला। तो कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू दी अबव इक्वेशन हमें पता लगी है बात के 100 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड 111 ग्राम। ठीक है? यहाँ देखें, यहाँ लिखा हुआ है कि 100 ग्राम 100 ग्राम लाइमस्टोन का CaCO3 का जब रिएक्ट करता है HCl से तो वो प्रोड्यूस करता है 111 ग्राम ऑफ CaCl2। हाँ, रिएक्शन में नजर आ रहा है हमें, ये बात कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है? अब आगे, अगर हम कहें कि 100 ग्राम की बजाय अगर 1 ग्राम लाइमस्टोन से रिएक्ट करेगा तो वो कितना कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, तो हम ना इस 100 को डिवाइडेड बाय 111 कर देंगे। तो 111 डिवाइडेड बाय 100 ग्राम हो गया। ठीक है? अब हम बात करेंगे जो हमें रिक्वायर्ड था। 100 ग्राम की बात कर ली जो कि इसका मोलर मास था, उसी से हमने बात शुरू की है। फिर हम कहेंगे अगर 100 की बजाय हमारा एक की बात करें, फिर क्या करेंगे, तो 100 को डिवाइडेड बाय हम 111 को डिवाइड बाय 100 कर देंगे जिस तरह यहां पर किया। अच्छा, अब जो रिक्वायर्ड चीज थी, जो गिवन डाटा था कि अगर 25 ग्राम आपके पास हो CaCO3 का फिर क्या होगा, तो 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड कितना, दिस वन, जो हम पहले 2 स्टेप में करके आ चुके हैं, मल्टीप्लाई बाय 25 25, तो हमारा आंसर आ जाएगा 27.75। किस तरह आपने स्टेप्स याद रखने हैं, सबसे पहले आपने देखना है इनके मोलर मैसेज क्या होते हैं। तो मोलर मैसेज के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया कि मोलर मैस जो होता है लाइमस्टोन का वो होता है 100 ग्राम। अगर 100 ग्राम रिएक्ट करेगा HCl से तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, 111 ग्राम ऑफ CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है ना? इस रिएक्शन से नजर भी आ रहा है हमें, यहाँ से नजर भी आ रहा है इससे हमें। ठीक है? उसके बाद इस 100 को डिवाइड करेंगे हम 100 से। क्यों? क्योंकि हम 100 ग्राम की बात नहीं कर रहे, अगले स्टेप में हम कर रहे हैं 1 ग्राम की बात। 1 ग्राम की तरफ क्यों आए हम, क्योंकि हमने तरतीब से चलना है, हमने अल्टीमेटली 25 तक पहुंचना है। फिर हम कहेंगे कि अगर 25 ग्राम की अगर हम बात करेंगे, 25 ग्राम लाइमस्टोन अगर रिएक्ट करता है कैल्शियम क्लोराइड से, ठीक है, तो हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड कितना मैस बनेगा। 25 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड। 25 ग्राम लाइमस्टोन अगर होगा तो वो कितना कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा, तो वो 27.75 बनाएगा। तो ठीक है, बात समझ आ गई ना? अगर हम बात करते हैं ना कि 100 ग्राम लाइमस्टोन कितना बनाएगा, तो 100 ग्राम जो है ना 111 ग्राम ही बनाएगा। लेकिन यहाँ पर हम बात करें 100 ग्राम की बात नहीं कर रहे। ठीक है? हमें 25 ग्राम के ही रिक्वायर्ड है, हमने 25 ग्राम लाइमस्टोन से ही कैल्शियम क्लोराइड बनाना है, तो फिर वो 27.75 ग्राम्स बनाएगा। बस मैंने बहुत समझा लिया, अब हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल हमसे कहता है कि 1.80 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आप यहां देख सकते हैं, C2H5OH। ठीक है? C2H5OH, ये आपको ना याद होना चाहिए। ओके, चलते हैं आगे। व्हेन बर्न इन एयर कंप्लीटली, पहली बात तो याद रखनी है आपने, ये ना केमिकल इक्वेशन लिखी है, ये मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह बनाई है यहाँ पर इन्होंने। ठीक है? कुछ बेसिक बातें ध्यान में रखते हुए हम खुद इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, कहता है कि इतने मोल्स हैं, 1.80 मोल्स इथाइल अल्कोहल के जब बर्न करते हैं कंप्लीटली एयर में। अब ना एक बात तो याद रख लें, हवा के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गोन। ठीक है? ये गैसेस होती हैं। लेकिन हवा का जो मेन कंपोनेंट है ना ऑक्सीजन, हवा का मेन कंपोनेंट ऑक्सीजन, वो हमें क्या करता है, वो बर्निंग करवाता है। अगर दुनिया में कहीं पर भी आग लग रही है ना,
तो वो ऑक्सीजन की वजह से लग रही है। तो ऑक्सीजन आग लगाने में काम आता है। तो यहाँ लिखे ना बर्न इन एयर, इसका मतलब है कि इथाइल अल्कोहल डायरेक्ट हवा से रिएक्ट नहीं हो रहा, बल्कि हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है। विल यूटिलाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, इसको कितने ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए हैं, ठीक है, इथाइल अल्कोहल को कितने ऑक्सीजन के मोल्स चाहिए बर्न बर्न होने के लिए, कंप्लीटली बर्न होने के लिए, ठीक है, यानी कि अपने आप वजूद खत्म कर देने के लिए। ऑल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 भी फाइंड करने हैं हमने। तो दो चीजें फाइंड करनी है। अब ये देखते हैं, अब मेरी बात को आपने समझना है ध्यान से। आपके पास एक अगर कागज है, ठीक है, अगर उस कागज को आप आग में डाल दो, ठीक है, तो कागज जब आग में डाल के छोड़ दें, तो क्या कागज अपनी असली हालत दोबारा मेंटेन कर सकता है? आपका जवाब है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। कागज कंप्लीटली बर्न होगा और वो अपना वजूद खो देगा। इसी तरह इथाइल अल्कोहल ने कंप्लीटली बर्न होना है, कंप्लीटली लिखा हुआ है यहाँ पर, अपना वजूद खो देगा। तो प्रोडक्ट में हमारे पास, यहाँ रिएक्टेंट में लिखा हुआ है ना, तो प्रोडक्ट में हमारे पास इथाइल अल्कोहल नहीं होगा, बल्कि कुछ और होगा। अब वो कुछ और क्या होगा? अब एक बात आपने याद रखनी है, जब कोई भी चीज, जब कोई भी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन, कि ऐसा, ऐसी कोई चीज हमारे पास जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनती हो। एक जनरल सा रूल है कि जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होगा विद द इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। चलो जी, ये दो बातें याद करना। अब मैं आपको अगला भी दिखाता हूँ, वहां पर भी आप देखें। इसमें तो नहीं है, अच्छा इसमें भी इस तरह की कोई बातें नहीं है, बहरहाल छोड़ दें इस चीज को आप। यहाँ पर आपने मेरी एक बात याद रखनी है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, जलेगा, आग लगेगी, तो उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। जनरल रूल है, याद रख लें इसको, ठीक है। अब ये बात भी आपने याद कर लिया। अब हम चलते हैं दोबारा अपने न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल में हमें क्या क्या चीजें गिवन है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल गिवन है 1.80, वो यहाँ पर लिख लिए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, ये हमने फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ लिखा है ना ऑक्सीजन गैस कितना चाहिए हमें, ये हमने फाइंड करना है। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विल बी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम? इथाइल अल्कोहल का हमें फॉर्मूला आना चाहिए, C2H5OH लिख दिया यहाँ पर। अच्छा जी, आगे, वन बर्न इन एयर, हवा में बर्न हो रहे हैं, तो मैंने कहा है कि बर्निंग में नाइट्रोजन काम नहीं आती, हवा में मौजूद नाइट्रोजन काम नहीं आती, कार्बन डाइऑक्साइड भी काम नहीं आती, बल्कि ऑक्सीजन काम आती है। तो जस्ट हमें ऑक्सीजन ही चाहिए, तो हम यहाँ पर ऑक्सीजन लिख देते हैं 3O2, ठीक है। इथाइल अल्कोहल बर्न हो रहा है इन एयर, और एयर में किस में से? स्पेसिफिकली ऑक्सीजन से। ओके, ये होगी चीजें। आगे पढ़ते हैं जी। यहाँ लिखा हुआ है हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनी है वो बनी है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है। ये बातें हम याद रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बनता होता है जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर आप काउंट करें, यहाँ कार्बन कितने हैं? दो कार्बन है यहाँ पर। यहाँ कार्बन कितने हैं? दो हैं। तो जब हम यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पहले से लिख लेंगे, तो हमारे जहन में तो आएगा ना यार, कार्बन डाइऑक्साइड हमने लिख लिया है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों लिख लेंगे आप पहले से, ठीक है। ये जो मोल्स लगाए हुए हैं ना, इनको नहीं लगाया पहले हमने, तो ये आपने परेशान नहीं होना। अभी हमने ना सिर्फ लिखना सीख रहे हैं, तो आपने पहले स्टेप में याद रखना है कि जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो बनने ही बनने हैं। तो आपने यहाँ पर लिख लिया ये, ओके। फिर आपने देखना है कि यहाँ पर कार्बन ना दो थे, तो यहाँ पर आपने जब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखा ना, तो साथ में आपने दो लगा देना है, ताकि कार्बन की कहानी तो पूरी हो जाए ना। तो 2CO बन गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन की बात करते हैं हम, इसको मिटा रहा हूं मैं। यहाँ देखें, एक ऑक्सीजन यहाँ पर है, ठीक है, और ये 3 × 2, 3 × 2 = 6, 6 यहाँ पर और एक यहाँ पर, टोटल हो गया 7 ऑक्सीजन। हमने 7 ऑक्सीजन पूरे करने हैं। तो आपने को याद नहीं आया था कि अभी हमने यहाँ पर 2 लगाया है, तो 2 कार्बन के लिए भी है, 2 ऑक्सीजन के लिए भी है, ठीक है। तो ये O2 कार्बन डाइऑक्साइड का O2, अगर ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। तो 7 में से 4 तो यहाँ पर चले गए। यहाँ पर देखें, जब वाटर की बात करते हैं, हमने रिमेनिंग 3 ऑक्सीजन पूरे करने हैं अपने, तो हम यहाँ स्टार्टिंग में 3 लगा देंगे, तो ये 3 इस ऑक्सीजन के साथ भी होगा और 3 इस हाइड्रोजन के साथ भी होगा। तो अभी हम हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे, हम ऑक्सीजन की बात करें। तो ये 3 और O कितने हो गए हैं? 3 ऑक्सीजन। तो यहाँ पर ये 3 हो गए, 4 × 3 जवाब होगा 7। यहाँ पर भी 7, यहाँ पर भी 7। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स वाले दोनों के दोनों ऑक्सीजन भी पूरे हो गए। अब एक चीज रह गई हाइड्रोजन, वो भी हम पूरी कर लेते हैं, ओके। यहाँ पर देखें, हाइड्रोजन लिखा हुआ है 5, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, कितने हो गए हैं? 6 हाइड्रोजन हो गए हैं। अब 6 के 6 हाइड्रोजन हमने यहाँ पर प्रोडक्ट में पूरे करने हैं। तो यहाँ पर आप देखें, जब आपने वाटर लिखा था तो वाटर के साथ आपने 3 भी लगाया था ना ऑक्सीजन पूरे करने के लिए, ये पूरे करने के लिए। तो ये 3 × 2 = क्या होता है? 6। तो यहाँ पर भी 6 थे, यहाँ पर भी 6 है। ये हो गई जी हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये मैंने आपको लिखने का तरीका भी सिखा दिया, मैंने बहुत कोशिश की है कि इजीली आप लिख सकें। अब हमने ये लिख लिया, अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ।
ये आपको लिखी हुई नहीं आएगी, आपको जस्ट ये स्टेटमेंट लिखी आएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आपने खुद ही बनानी है। ठीक है। तो आपकी इस बुक में ना 4 ही न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसमें केमिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व हैं और स्टाइकोमेट्रिक्स कैलकुलेशंस करनी है इसमें हमने। तो 4 हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना 3-4 बार याद हो जाएंगी, ऐसी भी कोई मसले की बात नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक अब हमें क्या चीजें पता लगी हैं। 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल व्हेन कंप्लीटली बर्न नीड ऑक्सीजन 3 मोल्स। इक्वेशन बनाई थी हमने हमने बिल्कुल ऐसे ही कहा है कि अगर हमारे पास 1 मोल हो इथाइल अल्कोहल का, मैं 1 मोल क्यों कह रहा हूँ, सोचें जरा। मैं 1 मोल इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 है, तो 1 मोल ही गिवन है। मोल होते हैं ना ये जो यहाँ पर लिखे होते हैं, ये मोल्स हैं, ये इसके मोल्स हैं, ये इसके मोल्स हैं। ठीक है। 1 मोल इथाइल अल्कोहल को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए कंप्लीटली हमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए? आपका जवाब होगा 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3 मोल्स। अगली बात पे आते हैं। 1.8 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल अपॉन बर्निंग विल नीड ऑक्सीजन। लो जी, पुरानी वाली बात आ गई, जिस तरह अभी हमने ऊपर किया था कि 26 ग्राम्स वाली बात की थी ना, यहाँ पर 26 ग्राम को क्या चाहिए, तो हमने क्या किया था, मल्टीप्लाई कर दिया था हमने, सॉरी 25 ग्राम को मल्टीप्लाई कर दिया था यहाँ पर 25 से। सेम वही काम करें, 1.8 मोल्स को हम मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई बाय 1.8। ठीक है। अच्छा, अब आपका जो सवाल एक ये भी होगा कि यहाँ पर तो हमने 3 स्टेप्स किए थे, इसको रेस करता हूँ ताकि क्लियर नजर आए। आपका जवाब ये होगा कि हमने पहले यहाँ पर ये लिखकर, फिर हमने यहाँ पर ये लिख दिया था, उसके अगले स्टेप में हमने इस 100 को 1 के फॉर्म में ले गए थे, फिर हमने यहाँ पर 100 को यहाँ पर जाके डिवाइड कर दिया था। ऐसे ही है ना। फिर तीसरे स्टेप में जाके हमें जो गिवन डाटा था ना उसकी वैल्यू लिखी थी, फिर इसको मल्टीप्लाई किया था यहाँ पर। हाँ, हमने सेम यहाँ पर ये काम ही किया है। हमने 1.8 मोल्स लिए। ठीक है। फिर हमने पहले 1 मोल लिया, फिर 1 मोल के बजाय हमने यहाँ पर क्या किया, अगले स्टेप में जो हमें 1 ही की जरूरत थी, यहाँ पहले भी 1 मोल था, वहां पर 100 ग्राम्स था ना, लेकिन यहाँ 1 मोल की बात हो रही है। यहाँ पर 1 मोल था तो हम 1 ही मोल हमने रहने दिया, इसलिए यहाँ पर 3/1 लिखा हुआ है। ठीक है। फिर तीसरा स्टेप में जाके 1.8 की बात आई थी, तो इसलिए हमने 1.8 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पर 25 ग्राम को मल्टीप्लाई किया था 25 ग्राम से। अब उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। तो खैर, यहाँ चलते हैं जी। अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से, तुम्हारे पास आंसर आ गया 5.4 मोल्स। ठीक है, यहाँ तक बात। अगली बात पे चलते हैं हम कि 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये 1 मोल इथाइल अल्कोहल का है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, कितनी बना रहा है? ठीक है, ये देखें, ये जो हमने फाइंड करना था, यहाँ पर आ जाए। विल यूटिलाइज हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस। पहली बात करनी थी हमने, ये बतानी थी कि हमारे पास कितने ऑक्सीजन के मोल्स हमें चाहिए होंगे। ठीक है, कितने ऑक्सीजन के हमें मोल्स चाहिए होंगे जब हमने इथाइल अल्कोहल को बर्न करवाना है। पहली बात तो यही फाइंड करनी थी ना। तो नंबर 2 बात हमने क्या फाइंड करनी थी कि कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स ही बताने हैं हमने। तो हम यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर इन्होंने एक चीज मिसिंग है, तो आप ना ये बात भी लिख दें कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, जो डाटा के अंदर ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन लिखें पूरा और यहाँ क्वेश्चन मार्क डाल दें, तो वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया 5.4 मोल्स। अब बात भारी आती है इस, बल्कि यहाँ लिखा हुआ है, आई एम सॉरी, यहाँ लिखा हुआ तो है नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन नीडेड, तो हमने यहाँ पर निकाल ली है इतने। लेकिन जो चीज नहीं लिखी हुई वो लिख लेते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। तो लिखें आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, ये चीज नहीं लिखी हुई। ठीक है, ये भी फाइंड करना है, ये भी फाइंड करना है। तो हमने यहाँ पर ऑक्सीजन फाइंड कर लिया, अब ये चीज हमारे पास मिसिंग है, अब हमने ये फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल प्रोड्यूस मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। 1 मोल इथाइल अल्कोहल का प्रोड्यूस करता है कितने मोल्स? 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। लिखा है ना यहाँ पर 2, ये 2 आ गया। ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। अगले स्टेप में बात करते हैं। 1.8 मोल ऑफ इथाइल अल्कोहल विल प्रोड्यूस। अब 1.8 मोल कितना करेगा? वही ऊपर वाली बात, ये वाली बात, कि हम पहले 2 को डिवाइड बाय 1 कर देंगे। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 1.8 से। ये कर दिया हमने। जब 2 मल्टीप्लाई होगा 1.8 से, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 3.6 मोल। तो हमने ये भी फाइंड कर लिया और ये भी फाइंड कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स भी फाइंड कर लिए और ऑक्सीजन के मोल्स भी फाइंड कर लिए। तो काफी टाइम लगा दिया हमने इसके भी। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। ओके, अगला न्यूमेरिकल हमसे ये कहता है कि एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का मेंबर है, तो ये मेटल इसकी नेचर होती है। रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट हुआ है, ऑक्सीजन से इसने रिएक्शन किया है। यहाँ लिखा हुआ भी है एल्यूमिनियम रिएक्ट हुआ है ऑक्सीजन से, टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और रिजल्टिंग हमारे पास क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, एक बात तो याद करो ना आप, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, याद रहेगी ना बात ये। अब इतनी बात याद कर लेंगे,
हमने जस्ट ये बात की है कि एल्यूमिनियम रिएक्ट हो रहा है, एल रिएक्ट हो रहा है ओ से, ठीक है, O2 से, रिजल्टिंग हमारे पास आ रहा है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन तो याद हो गया ना ये स्टेटमेंट से, एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में होता है, ठीक है, जो गैस होती है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बात बताई थी मैंने आपको इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर, अभी तक नहीं देखा तो जाके इसको देखो भी देख लें। तो प्रोड्यूस करता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का आपने फॉर्मूला याद कर लेना है, Al2O3 होता है, तो रिजल्टिंग हम ना ये लगा देंगे। अभी तक हमने ये सीखा है, नंबर ऑफ मोल्स कितने कितने वो नहीं सीखे अभी हमने, ठीक है ना, वो भी सीखने पड़ेंगे। मिटा रहा हूं इसको मैं। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। अब ना वो ये बात करता है कि हमें कितने ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो टू फाइंड में हम ऑक्सीजन फाइंड करेंगे ग्राम्स में, ठीक है, टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, कि जब एल्यूमिनियम के साथ वो रिएक्ट हो, और एल्यूमिनियम की तादाद कितनी होगी, 0.3 मोल्स। अब यहाँ पर आप केमिकल इक्वेशन में देखें, यहाँ पर 4 मोल्स लिखे हुए हैं। अब हमने 4 मोल्स का जिक्र नहीं करना, हमने उसी की तरह स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले हम बात करेंगे 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नीड ऑक्सीजन कितने, फिर हम बात करेंगे कि 1 मोल एल्यूमिनियम को कितने चाहिए ऑक्सीजन, फिर हम तीसरे नंबर पे आएंगे कि 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम को कितना ऑक्सीजन चाहिए। तो ये स्टेप बाय स्टेप जो 3 स्टेप हम करते आए हैं ऊपर स्टार्टिंग में, वही करेंगे। ओके, जहाँ चलते हैं अब हम। यहाँ पर बात हो रही है एल्यूमिनियम हमने लिखना सीख लिया, ऑक्सीजन लिखना सीख लिया, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला याद कर लिया, तो आप वहां पर लिख सकते हैं। अब एक बात मेरी सुने, एल्यूमिनियम कभी भी Al की फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, कभी भी Al की फॉर्म में स्टेबल नहीं होता, और ये एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो ये मोर देन 1 एटम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ये, इसलिए यहाँ पर हमने 4 एल्यूमिनियम लगाए हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन 3 O2 लगा दिए। लेकिन अच्छा, एक बात भी आप एक और बात सुन लें, एक बात हम ये और याद करेंगे, हमारे पास जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है ना, वो है Al2O3, ठीक है, कम से कम हमें Al2 तो चाहिए ही चाहिए, ये यहां तक तो ठीक हो गई बात। यहां पर हमें चाहिए O3। यार इस बात को ना ध्यान से जरा समझना, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर बात। आपने ना फॉर्मूला भी याद किया है कि हम एल्यूमिनियम को रिएक्ट कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलेगा, ठीक है ना, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हम याद कर लेंगे Al2O3, याद कर लेंगे ना यहाँ तक बात। अब मेरी बात को गौर से सुनना है, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ हमने 4 और 3 कैसे लगाए, हमें किस तरह याद रहेगा, वो याद करने का तरीका बता रहा हूँ सिर्फ आपको मैं। ये रिएक्शन तो लिखना आ गया आपको, बस आपको नंबर ऑफ मोल्स की परेशानी होगी कि ये कहां से आ गए, यही लिखना सिखाऊंगा मैं भी आपको, टेंशन नहीं लेनी आपने। आपने जब ये फॉर्मूला याद कर लिया ना, उसके बाद आपने देखा यहाँ पर हमें कम से कम Al ना 2 चाहिए, ठीक है, आपने रिएक्शन याद करके ना आपने इस तरह याद कर लिया, Al+O2 रिजल्टिंग Al2O3, आपने ये याद कर चुके हैं कि एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन से, एल्यूमिनियम लिख दिया एक बार ऑक्सीजन लिख दिया, और रिजल्टिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है, तो आपने एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी लिख दिया। लेकिन अब यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर करना है कि आपके पास एल्यूमिनियम यहाँ पर एक है और ऑक्सीजन भी यहाँ पर 1 मोल है, तो यहाँ पर तो आप देखें एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 लगे हुए हैं और ऑक्सीजन 3 लगे हुए हैं, तो वो बैलेंस किस तरह करेंगे। तो वो बैलेंस करने के लिए मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जहां पर O2 लगा हुआ है ना, आपको एक ऑक्सीजन और चाहिए, Al2O3 के लिए, Al2O3 के लिए आपको एक ऑक्सीजन और चाहिए, ताकि यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है, एक ऑक्सीजन और चाहिए ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक की बजाय यहाँ पर 3 लगा देंगे, ताकि वो 3 के 3 मोल्स ना इस नीचे में कन्वर्ट हो जाएं, और रिमेनिंग जो 2 यहाँ पर रह गए ना, तो स्टार्टिंग में 2 लगा देंगे, तो 2Al2O3 बन जाएगा। तो इसी तरह जब स्टार्टिंग में यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो आपने फॉर्मूले में Al2 तो लगाया हुआ है, तो 2 2 4, तो एल्यूमिनियम भी 4 हो जाएंगे, तो हम स्टार्टिंग में भी 4 लगा देंगे। ओके जी, मैंने अब बहुत ध्यान से समझाई है आपको ये बात, आपको अगर समझ आ गई तो बहुत अच्छी बात है। तो ये रिएक्शन तो आपके लिए अब कुछ नहीं रहा, ठीक है। तो हमने किस तरह रिएक्शन बैलेंस किया, किस तरह याद किया है, और रट्टा नहीं लगाना बिल्कुल भी, मैंने समझा दिया सब कुछ कि किस तरह आपने लिखा है पूरा रिएक्शन। अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, अगर आपने इसको समझ आ गया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो वीडियो को पीछे करें, तो फिर आपको पता लग जाएगा यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स किस तरह लगाए हैं, 4 एल्यूमिनियम और 3 ऑक्सीजन क्यों लगाए हैं यहाँ पर। चलते हैं जी, पहला स्टेप पता है आपको कि 4 मोल ऑफ एल्यूमिनियम नीड ऑक्सीजन कितने, 3.0 मोल्स। 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन को कितने चाहिए, ऑक्सीजन 3 मोल्स चाहिए, पहला स्टेप वही पुराना जिस तरह करते आए हैं। अब 4 की बजाय 1 की बात करेंगे, 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम विल नीड ऑक्सीजन कितने, तो फिर हम क्या करेंगे, 3 को डिवाइड कर देंगे 4 से, ये स्टेप भी आपको आ गया, पहले पुराना स्टेप है उस तरह ही करते हैं सबको। अगली बात हम करते हैं, 0.3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम विल नीड ऑक्सीजन। अब 0.3 मोल्स कहां से आ गए, वो हमें गिवन डाटा में है, 0.3 का निकालो। जिस तरह हमने लाइमस्टोन वाला ऊपर वाला याद है ना पहला वाला, उसमें हमने एंड में जो गिवन था 25 ग्राम, उसको तीसरे स्टेप में लिखा था, इस तरह यहाँ पर जो गिवन था 0.3 उसको भी हमने तीसरे स्टेप में लिखा।
इसी को 3/4 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कर देंगे, रिजल्टिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.225 मोल्स। यहां तक कोई मसला, उम्मीद है कोई मसला नहीं होगा। लेकिन अभी तो आपने मोल्स निकालने हैं, लेकिन आपको जो रिक्वायर्ड थी ना चीज, वो थी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। हमने ऑक्सीजन को निकालना है इन ग्राम्स, तो वो कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हैज मोलर मास 32 ग्राम्स। ओ का अगर एटॉमिक मास की बात करूं ना मैं, तो वो 16 होता है। अगर O2 की बात करूंगा तो फिर 16 × 2 हो जाएगा। तो O2 का हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 32। तो हमारे पास आंसर आ गया 32 तो ठीक है ना यहाँ तक बात? ये स्टेप भी आपको हो गया। 0.225 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल हैव मोलर मास। अगर हम बात करें इतने मोल्स की, जिस तरह हमने बात की थी ना जब इतने मोल्स थे, अब हम बात जो रिक्वायर्ड हमारे पास आंसर है 0.22 इतने की बात करें, तो हम यहाँ पर ये लिखेंगे और 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.22 से। ठीक है, जिस तरह हमने 0.3 को मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पर 3/4 से, इस तरह हम 0.225 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 7.2 ग्राम्स। ये हमारी हो गई है इसकी सारी कहानी खत्म। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। समझ नहीं आ रहा तो वीडियो को बार बार देखें, मैंने बहुत अच्छे समझाए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि समझ आया ना आया हो आपको, आ गया होगा बस समझ, अब बहुत हो गई। चलो यार अब आखिरी करते हैं, और ये वीडियो काफी लंबी होगी, खत्म भी करनी है इसको। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस इफ वी रिजेक्ट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस? स्टेप बाय स्टेप बात को समझते हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर विल बी प्रोड्यूस, हमें ना आंसर चाहिए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, टू फाइंड हमें ये करना है। इफ वी रिजेक्ट 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हमारे पास गिवन डाटा है मैस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, विथ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन गैस, कहता है कि हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन से, तो हमारे पास बन रहा है 2H2। यार ये रिएक्शन मैं अब क्या समझाऊं, कितना मैंने केमिस्ट्री पढ़ाई है उसमें ये रिएक्शन मैंने बार बार समझाए हैं, तो मैं इस पर टाइम नहीं लगाऊंगा। अगर आपको फिर भी शौक आ रहा है तो इस चैप्टर का पहला लेक्चर जाकर देख लें, स्टोइकोमेट्री क्या होता है, तो वहां पर भी मैंने आपको इस रिएक्शन का जिक्र किया है, तो वहां पर भी समझ सकते हैं। और भी मैं कितने केमिकल रिएक्शंस आते हैं तो इसका जरूर जिक्र मैं जरूर करता हूँ, तो ज्यादा इस पर हम टाइम नहीं लगाएंगे। रिएक्शन लिखना आपको ये आता ही होगा। कैसे बना ये पता लग गया था हमें कि अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से तो क्या बनेगा। सिंपल बात है, वाटर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। चलो अब क्या करना है, 2H2 + O2 लिखना है, फिर 2H2O बन जाएगा हमारे पास। 2H2 हमारे पास यहाँ पर दो है, ठीक है, तो 2 मोल्स लगा दिए। O2 का 1 मोल है तो 1 लगा दिया। 2H2O तो 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दिए। चलो मैं फिर बता देता हूँ आपको कि रिएक्शन कैसे बना, आपने परेशान नहीं होना। यहाँ पर ना अगर मैं लिखूं, अगर मैं ये केमिकल रिएक्शन लिखूं अकॉर्डिंग टू जो मुझे गिवन स्टेटमेंट है, मुझे गिवन स्टेटमेंट क्या है कि हाइड्रोजन है वो भाई साहब रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। चलो मैं यही बात मान के चलता हूँ कि हाइड्रोजन भाई साहब रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, तो मैं क्या करूंगा? मुझे पहली बात तो पता है कि हाइड्रोजन ना अकेला कभी भी नहीं होता, H2 की फॉर्म में होता है, बिल्कुल ठीक है। ऑक्सीजन भी कभी अकेला नहीं होता, वो O2 की फॉर्म में होता है, भी बिल्कुल ठीक है। जब मैं इसका रिएक्शन बनाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? H2O2। अगर मैंने आइटम्स बैलेंस करने हैं, दो ये दो ये, क्या ये वाटर बना? आपका जवाब होगा हरगिज वाटर नहीं बना ये। चलो जी, फिर मैं क्या करूंगा? फिर मुझे एक काम करना पड़ेगा कि मैं हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ यहाँ पर स्टार्टिंग में 2 मोल्स लगा दूंगा। ठीक है, ताकि ताकि फिर मुझे इसका फायदा क्या हो, मैं एंड पे प्रोडक्ट में भी 2 लगा दूं, ताकि हाइड्रोजन यहाँ पर 4 थे, 2 2 4, और ऑक्सीजन यहाँ पर 2 आइटम्स थे, 2 2 4 ये इसके पूरे हो गए और ऑक्सीजन के भी 2 पूरे हो गए, तो अब मेरे पास वाटर बना। इसलिए यहाँ पर 2H2 और O2 फिर 2H2O लगाया। बस सब समझ आ गया होगा। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस H2O, 36 ग्राम ऑफ H2O। यहाँ पर जो बात है ना बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर हम मैथ निकाल चुके हैं। कैसे? नंबर ऑफ मोल्स पता है ना कैसे निकल गए, और जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का वो क्या होता है? वो 1 होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 लिखे हुए हैं, तो 1 × 2 2 हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स भी 2 है, तो 2 को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। तो मैंने यहाँ पर 4 ग्राम लिख दिया। ऑक्सीजन का हमारे पास क्या होता है? सिंपल ऑक्सीजन का एटॉमिक मास वो होता है हमारे पास 16 और जब O2 की फॉर्म में होगा तो वो 32 होगा। अब 2H2O का जो होता है मॉलिक्यूलर मास वो क्या होगा? 2 + 16, हाइड्रोजन का 2, 16 ऑक्सीजन का, ये हो गया 18। और जहां पर 2 है, 18 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगा तो 36 आ जाएगा मेरे पास, 36 ग्राम्स। चलो, तो ये 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहा है कितना? प्रोड्यूस H2O पानी कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 36 ग्राम प्रोड्यूस कर रहा है। ये बात तो हमें जो गिवन हमारे पास इक्वेशन है, गिवन नहीं एक्चुअली हमने खुद बनाई है, जो इक्वेशन हमने खुद बनाई है उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग गया कि 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है 36 ग्राम ऑफ वाटर। बस अगला स्टेप हम क्या करेंगे, वही पुरानी बातें हम करें कि 5 ग्राम जो कि गिवन है, अब 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कितना वाटर प्रोड्यूस करेगा? तो हमने क्या करना है, अच्छा यहां पर ना एक छोटी सी बात आप समझ लें, एक स्टेप जो है ना वो मिसिंग है। ठीक है, और वो स्टेप मैं यहां लिख रहा हूं,
अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें तो अच्छी बात है, क्योंकि हमने ना तीन तीन स्टेप्स करके लिखे हैं हर इक्वेशन में, हर न्यूमेरिकल में। तो ये पहला स्टेप है। इसके बाद मैं नंबर 2 स्टेप लिखता हूँ। वो मैं क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा कि 1 ग्राम, 4 के बाद हम 1 पे आते हैं हमेशा, आपने देख लिया ऊपर। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, यार थोड़ा ना यहाँ करके लिख रहा हूँ, यार नजर नहीं आ रहा। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस वाटर। कितना? जब मैं 1 ग्राम की बात करूंगा तो मैं यहाँ पर 36 ग्राम को डिवाइडेड बाय 4 कर दूंगा। 36 डिवाइडेड बाय 4 मैं ये कर दूंगा। ठीक है, ये 4 ग्राम जो है ना वो चला जाएगा नीचे 36 के, और फिर 36/4 बन जाएगा। अब मैं बात करूंगा स्टेप नंबर 3 की। ये स्टेप नंबर 3 हमारा है कि 5 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन विल प्रोड्यूस H2O। वो कितना करेगा? 36/4 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारे पास आंसर आ गया 45 ग्राम ऑफ H2O। यहां तक हमारे पास आ चुके हैं क्या? मैस ऑफ वाटर। ठीक है, लेकिन अभी हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब बात है जी वो बच्चे जिन्होंने एवोगैड्रो नंबर वाली वीडियो देखी है। हमने जिक्र किया था एवोगैड्रो वाले लेक्चर के अंदर और मोल्स वाले लेक्चर के अंदर भी कि जब हम बात करेंगे पार्टिकल्स की, तो पार्टिकल्स होते हैं एटम्स की फॉर्म में, मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में और फॉर्मूला यूनिट की फॉर्म में। जब हम हमारे पास गिवन में ये कहा गया कि आपने मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं या फिर आपने एटम्स फाइंड करने हैं, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम इस्तेमाल करेंगे एवोगैड्रो नंबर Na का, जो होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। मॉलिक्यूल्स का फाइंड करना था ना हमने, तो अब हम एवोगैड्रो नंबर का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। चलो अब कैसे करेंगे इसको मैं बता रहा हूँ जरा। स्टेप नंबर 2 अगर आपने लिख लिया तो अच्छी बात है, पीछे करके दोबारा लिख लीजिएगा, जगह थोड़ी साफ हो जाए इसलिए मैं इसको रेस कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पर हम बात करते हैं कि 18 ग्राम जो कि 1 मोल बनता है वाटर का, बिल्कुल ऐसे ही है, 18 ग्राम बनता है 1 मोल, क्योंकि हमने इसका मोलर मास निकाला है। कंटेन मॉलिक्यूल्स कितने? 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23। जिस बच्चे ने एवोगैड्रो नंबर वाली वीडियो देखी है उसको इस स्टेप से कोई मसला नहीं होने वाला। ठीक है, अब हम बात करेंगे 36 ग्राम ऑफ H2O कंटेन मॉलिक्यूल्स कि 36 ग्राम H2O कितना मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। अगर 18 ग्राम का 1 मोल है तो 18 को मैंने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो 2 मोल्स नहीं आ गए, और 18 मल्टीप्लाई बाय 2 36 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स एक की बजाय अब 2 हो गए। तो 18 ग्राम ऑफ H2O जिनके पास 2 मोल्स हैं तो वो इस एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 मोल्स मल्टीप्लाई हो गए एवोगैड्रो नंबर से। अगर 1 मोल होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने होंगे, अगर 2 मोल्स होंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 12.04 मल्टीप्लाई 10⁻23। अब आखिरी स्टेप बिल्कुल, जो हमने 45 ग्राम निकाला था, या तो 18 ग्राम की बात कर ली, 36 ग्राम की बात कर ली, अब 45 ग्राम जो हमने निकाला था उसका भी तो कुछ करना है ना। तो हम यही करेंगे, 45 ग्राम ऑफ H2O कंटेन्स कितना? 45/36 मल्टीप्लाई बाय हमारा जो एवोगैड्रो नंबर आया था वो। ठीक है, कोई मसला तो नहीं मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं होना चाहिए। आखिरी स्टेप में भी देखें कि 45 तो हमने वो लगाया ये वाला, डिवाइड बाय 36 कहाँ से आ गया ये सोच रहे होंगे अगर आप, तो देख लें जी, यहाँ पर हम 2 मोल्स की ही बात कर रहे हैं, 36 ग्राम की ही बात कर रहे हैं हम, तो डिवाइड बाय 36 कर दिया हमने और मल्टीप्लाई कर दिया इस एवोगैड्रो नंबर से, तो हमारे पास आंसर आ गया इतने मॉलिक्यूल्स। तो जी ये हमारे न्यूमेरिकल्स भी आज खत्म हुए और ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे इसके एमसीक्यू सॉल्व। तो एमसीक्यूज मैं सॉल्व करके देख रहा था, बहुत मुश्किल है ये, लेकिन कोई नहीं, आपको जिस तरह मैं पढ़ाता हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल पे आके बच्चों की तरह, तो आपने भी उसी तरह पढ़ना है इसको, आपको आसान ही लगेंगे। तो जिसको ये वीडियो समझ आ गई है, 4 न्यूमेरिकल समझ आ गए हैं, तो मेरा ख्याल है कि उसका दिमाग वाकई में बहुत तेज है। अगर नहीं आए तो 2-3 बार देखें, समझ आ जाएंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा था वीडियो के स्टार्ट में कि ये लेक्चर थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वीडियो अगर आपने अच्छे से देख लिए तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और मैं अभी भी अपनी इस बात पे कायम हूँ कि मैंने इतना अच्छा ही पढ़ाया होगा कि आपको ये मुश्किल नहीं होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अच्छी बात है, और एंड स्क्रीन पे आपको सब्सक्राइब बटन शो हो रहा होगा, पहली बार वीडियो पे सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। और एक प्लेलिस्ट शो हो रही होगी इसमें क्लास 10 केमिस्ट्री न्यू बुक के कंप्लीट लेक्चर्स हैं, फुल बुक के, जिसमें सब कुछ सॉल्व किया गया हमने। और इसके अलावा अगर आपने एवोगैड्रो नंबर वाली वीडियो नहीं देखी, मोल्स वाली वीडियो नहीं देखी, तो उसके भी लिंक आपको शो हो रहे होंगे, वो जाके जरूर देखें, वो बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, वो होना जरूरी है आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज।